नमस्कार। टारगेट विद हमरेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हमरेज सिंह सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे मैं वीडियो डाल रहा हूं, जितने भी सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसको कंटेस्ट करते जा रहे हैं, आत्मसात करते जा रहे हैं, उसका नोट्स बनाते जा रहे हैं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो फिर वो आत्मसात हो ही नहीं सकता, उसको अपने अंदर उसको ढाल नहीं सकते, उसमें विचार नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो इसलिए आप प्रोग्रेस जो होगा उस कर भी नहीं पाएंगे और परीक्षाओं से तो एक नहीं बल्कि कई कदम दूर आप रह जाएंगे। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है, हर चीज़ों को समझाया जा रहा है और एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो, ऐसा कोई पॉइंट ना हो जहाँ पे कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न आ जाए या फिर ऐसा कोई पॉइंट छूटे नहीं आपका जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उसे मैं छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा मैं करने का बिल्कुल मेरा प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास बस इतना सा है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो और उसका आप पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा सकें। यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और नंबर सिस्टम जो कि बहुत ही इसका कई वीडियो हो चुका है और कई वीडियो भी होने वाला भी है। ये अभी इतना जल्दी नहीं है कि भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई मैथ का कोई भी चैप्टर जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो उसे ख़त्म करना मतलब कि कोई भी ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि नहीं मैं मैक्सिमम कवर कर सकूं, तो मैं मैक्सिमम कवर करने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो आइए मैं अब जो कि था पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने बताया था और प्राइम नंबर को कितने फैक्टर में डिवाइड किया गया था और सभी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया और डिस्कस किया उसके बारे में। अभी मेरा छोटा सा बच रह जाता है वो कंपोजिट नंबर है, उसको भी मैं आज खत्म कर देता हूँ और उसके बाद में कुछ तथ्यों पर बात करूँगा, कुछ जो हमारे फैक्ट होंगे या जो हमारे कंक्लूजन होंगे उसके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे आप लोग जाहिर सी बात है कि नए होंगे और नए खैर पुराने भी हैं तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको तो भूले ही नहीं आप। आपका भी योगदान हो हमारा भी योगदान हो, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, दोनों की मेहनत रंग लाए। तो आइए बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की बात हो गई थी, अब हम लोगों को बात करना है अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो जैसा कि मैंने प्राइम नंबर के बारे में डेफिनेशन दिया था, मैंने कहा था कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हों, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी संख्या अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की संख्या हो, जैसे मैं अगर मैं लिखूँ 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 8 है, अगर मैं इन सभी संख्याओं की अगर मैं बात करूँ तो इनके तो दो फैक्टर यानी दो गुणनखंड तो एकदम फिक्स हैं। कौन कौन से? 1 और ये संख्या स्वयं से डिवाइड हो जाएगी और 1 से स्वयं खुद डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो 1 है और 6 है, फिर इसकी अगर बात किया जाए तो 1 है और 7 है, और इसकी अगर बात करें तो 1 है और 8 है, यानी वो संख्याएं जो है वो खुद से विभाजित हो जा रही हैं और 1 है। यानी किसी भी संख्या, संसार की कोई भी संख्या उठाइए तो उसके आपको दो गुणनखंड हमेशा प्राप्त होंगे, दो गुणनखंड क्या होंगे? हमेशा प्राप्त होंगे। तो यही डेफिनेशन था प्राइम नंबर का, यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ केवल दो ही गुणनखंड संभव हों। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो 7, ये 7 के जो गुणनखंडों की अगर बात करें तो इसमें 1 और 7 के अलावा कोई अन्य संख्या ऐसी नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए, कोई अन्य संख्या इसमें नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। लेकिन इसके अलावा जो ये संख्या लिखी गई है, जैसे कि ये 4 है तो इसमें आपका 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 है, ये 2 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यह 6 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी देखा जा रहा है कि यहाँ पे किसी के 2 है, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5 हमारे जो है फैक्टर प्राप्त हो रहा है, गुणनखंड प्राप्त हो जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सब संख्याएं जो हैं हमारी, जो ये संख्याएं लिखी गई हैं 4, 6 और इधर 8, ये हमारे जो है ये अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। सिर्फ 7 ही यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए, तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बातें थी, अब भाज्य संख्याओं की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक क्या है? भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं की अगर देखा जाए तो उन संख्याओं में हम बात कर लेंगे 4 से शुरुआत करेंगे इसकी। क्यों 4 से शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि 1 से शुरुआत नहीं हो सकती, 2 से नहीं हो सकता और 3 से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि मैंने बताया था अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 और 3 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं की गिनती शुरू होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 डॉट 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 बहुत सी संख्या है। बस इतनी संख्या मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैं बता दूं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं एक बीच से कोई संख्या उठा रहा हूं, जैसे कि मैं 18 को उठा ले रहा हूं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक हैं। पहले उन 2 गुणनखंडों को मैं तो साफ साफ लिख दूं कि ये एक और स्वयं से ये संख्या तो विभाजित हो ही रही है। एक से यानी जो 18 है, ये 1 से और 18 से विभाजित तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ और अन्य कितने नंबरों से विभाजित हो जाएगी। तो अन्य नंबर कौन कौन से आपके हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए आप, यह 1 और 18 के अलावा 2, 3, 6 और 9 से भी ये संख्या क्या हो रही है, हमारी डिवाइड हो जा रही है। तो इसलिए हमारी क्या है, ये भाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ 18 को देख पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, यह एक सम संख्या है। यह हमारी एक क्या है, एक सम संख्या भी है। और यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करूं तो यह विषम संख्या में है। यह हमारी क्या है, एक विषम संख्या भी है। साथ ही साथ ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह जो है 1 और 15 के अलावा, यानी 1 और स्वयं के अलावा यह 3 और 5 से भी डिवाइड हो जा रही है। तो इसके देख लीजिए 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो यह हमारी भाज्य संख्या भी है, और जबकि यह क्या है, विषम संख्या भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं में विषम संख्या और सम संख्या दोनों संख्या इसमें शामिल होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं सभी विषम संख्याएं शामिल हो जाएं या सभी सम संख्याएं शामिल हो जाएं, इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब हम बताएंगे, फैक्ट पे जब आएंगे, कंक्लूजन जब निकालेंगे इसका, तो समझ में आपको आएगा अच्छे से। तो फिलहाल यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। 6, 8 ये इसमें आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझाने लायक हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर 33 की बात करें तो ये 1 और 33 के अलावा 11 से कट जा रहा है, 11 से कट जा रहा है, यानी 2 से अधिक इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। यही भी हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, और उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझाया जाए। तो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट की, कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। तथ्यों पे बात कर लेते हैं। पहले जो हमारा तथ्य होगा नंबर 1, हम 0 की बात करेंगे, हम 0 की बात कर रहे हैं। शून्य क्या है? शून्य को लेकर के बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है कि शून्य एक्चुअली है क्या, यह किस कैटेगरी में इसको रखा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शून्य है यह एक सम संख्या है। यह क्या है, एक सम संख्या है। क्योंकि जब मैंने और इवन यानी सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया, तो मैंने उसमें एक डिफिनेशन दिया था कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 0 भी इसमें शामिल है। जब 0 इसमें शामिल है तो इसका मतलब कि 0 क्या हमारी सम संख्या है। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ। जैसे अगर सम संख्या और विषम संख्या की थोड़ी सी अगर मैं बात कर लूँ, सम संख्या और विषम संख्या की अगर मैं थोड़ी सी अगर बात कर लूँ, इसे अगर इसे इवन नंबर कहते हैं, इसे ऑड नंबर कहते हैं। तो इसको मैं ई से लिख रहा हूँ और इसको मैं ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है।
इसको मैं उस लिख रहा हूँ। तो देखिए एक इवन नंबर और फिर पुनः एक इवन नंबर अगर जब मिल जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है। यानी सम संख्याएं, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो हमारा जो उत्तर आता है वो भी एक सम संख्या ही हमें प्राप्त होती है। आप जोड़ करके देख लीजिए, आप 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है कि सम संख्या प्राप्त हो गई। 6 के साथ में आप 14 जोड़ दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 20। ये भी क्या है, हमारी सम संख्या है। यानी सम संख्या के साथ जोड़ दिए तो क्या हमें प्राप्त हो गया, सम संख्या प्राप्त हो गई। ठीक उसी प्रकार से एक ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ जोड़ते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। ऑड नंबर और ऑड नंबर को भी जब जोड़ते हैं, यानी विषम संख्याओं, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो दो विषम संख्याओं को ले लेते हैं, तो 3 और 5 को जोड़ दीजिए, ये क्या हमें प्राप्त होगा, 8 मिला। विषम संख्या, यदि एक विषम संख्या हमें प्राप्त हुआ है कि सम संख्या। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, एक स्टेप। तो हम कहें कि 7 के साथ 9 को जोड़ दीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16। ये एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है, वो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक सम संख्या में प्राप्त हो गई। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे अगर ऑड नंबर के साथ अगर इवन नंबर को जोड़ा जाए, ऑड नंबर के साथ यानी एक विषम संख्या के साथ अगर एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे अगर 7 के साथ, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर हो गया, इसके साथ अगर हम एक सम संख्या को जोड़ दें तो हमें एक 11, यानी 7 और 4 जोड़ेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। यह एक हमारी विषम संख्या है और 4 हमारी एक सम संख्या है। तो विषम संख्या सम संख्याओं का जोड़ हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से आप 9 के साथ अगर आप 2 जोड़ दीजिए, 9 के साथ 2 के अलावा 3 जोड़ दीजिए, दोनों यहाँ पे सम संख्या लेना है, 4 जोड़ दीजिए, एक सम संख्या। ये एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है, और इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। तो इतनी बातें क्लियर हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या है, दो विषम संख्याओं का जोड़ भी एक सम संख्या है, पर जब एक विषम संख्या और एक सम संख्याओं का जोड़ हमें क्या होता है कि विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार अगर शून्य को रखा जाए तो पहली बात कि इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, देख लेते हैं। तो एक सम संख्या यानी यहाँ पे हम शून्य रख लेते हैं और साथ ही साथ एक इवन नंबर के साथ हम 4 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। यानी सम संख्या और सम संख्याओं का जोड़ हमें सम संख्या प्राप्त होगी। शून्य हमारा क्या है, सम संख्या है। उसी के साथ यहाँ भी देख लेते हैं, एक विषम संख्या ले लेते हैं, इसके अंतर्गत देख लीजिए, एक विषम संख्या ले लीजिए और साथ में एक सम संख्या के अंतर्गत शून्य ले लीजिए और दोनों का जोड़ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। यानी एक विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्याओं का जोड़ हमें क्या प्राप्त हो गया, एक विषम संख्या ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कि शून्य क्या है, एक सम संख्या है। शून्य क्या है, एक सम संख्या है। साथ ही साथ इसको अगर देखा जाए, आगे बढ़े हम लोग, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। हर नंबरों की एक आइडेंटिटी होती है, तो इसका भी एक आइडेंटिटी है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो एडिंग आइडेंटिटी नंबर है। शून्य क्या है, एडिंग आइडेंटिटी नंबर है, जिसे हम कहते हैं जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्या। जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्या है। एक शून्य क्या है कि जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्या है। जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्याओं का मतलब यह है कि अगर उस संख्या यानी उसकी आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी की भी चेंज नहीं हो सकती। यानी शून्य को किसी भी संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर आप 7 के साथ अगर शून्य को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 7 ही मिलता है। अगर आप 14 के साथ अगर शून्य को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, आपको 14 ही प्राप्त होगा। तो यानी ऐसी संख्या है जो उस संख्या के साथ जुड़ करके उस पर कोई प्रभाव न डाले, उस संख्या के साथ जुड़ करके उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है,
इसलिए उसको एडिंग आइडेंटिटी नंबर यानी जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्या भी कहते हैं। और साथ ही साथ शून्य क्या हमारी एक सम संख्या के अंतर्गत भी आता है। तो ये तो बातें थी शून्य के बारे में। सेकंड नंबर का हमारा है एक के बारे में बात करते हैं। एक क्या है? यह न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए सम विषम के अंतर्गत तो एक हमारा क्या है एक विषम संख्या है। सम विषम के अंतर्गत क्या है हमारी एक विषम संख्या है। लेकिन भाज्य अभाज्य के अंतर्गत देखा जाए तो न ही ये भाज्य संख्या है और न ही यह अभाज्य संख्या है। हमने जब अभाज्य संख्या बताया था तो मैंने कहा था कि अभाज्य संख्याओं की जो गिनती शुरू होती है वो 2 से शुरुआत करते हैं। इसकी 1 से काउंटिंग इसकी नहीं शुरुआत करते हैं, हम इसकी 2 से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए तो ये अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। तो अभाज्य संख्या नहीं। भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या की अगर बात करें तो अगर हम एक कहें कि यह एक भाज्य संख्या है, अगर यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि अगर हम कहें कि अगर एक अभाज्य संख्या है, पहले तो समझिए, अगर हम कहें कि यह अभाज्य संख्या है तो हमने कहा कि एक ऐसी संख्या है जो 1 से और वह संख्या स्वयं से कटे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें पहले ये बताइए कि क्या यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? क्या यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? दोनों तो एक ही बात है ना। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों का मान तो सेम है। जब दोनों का मान सेम है तो इसे अभाज्य संख्या क्यों कह सकते हैं? हम इसकी जगह तो इसको भी रख सकते हैं, इसकी जगह इसको भी रख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको अभाज्य संख्याओं कैटेगरी में नहीं रख सकते। भाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य संख्याएं कहती हैं कि हमारे जो गुणनखंडों की संख्या होनी चाहिए वो 2 से अधिक होनी चाहिए। गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे जितने भी हो, लेकिन बस 2 से अधिक ही होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसके गुणनखंडों की संख्या तो केवल एक ही, केवल एक ही, इसकी 2 गुणनखंडों की संख्या भी नहीं है, क्योंकि 2 हो जाती तो अभाज्य संख्या हो जाती है। इसलिए ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। और है क्या है? विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्याओं की गिनती शुरुआत होती है 1 से। हमने जब विषम संख्या बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी संख्या है जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं, उसे ही हम ऑड नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से एक विषम संख्या हो गई। और भाज्य अभाज्य के अंतर्गत ना ही यह भाज्य है और ना ही यह अभाज्य है। तो यह क्या है? तो यह जो है मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी नंबर है। ये क्या है? मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी नंबर है, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है। गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है। जैसे 0 था वो जुड़ात्मक प्रतिलोम संख्या था, उसी प्रकार से एक हमारा जो है यह गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है। ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है, यानी एक ऐसी संख्या है, यानी वो प्रतिलोम संख्या है जो किसी के साथ अगर गुणा हो जाती है तो उस संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो जैसे कि हम 1 के साथ अगर हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 ही प्राप्त होगा। अगर हम 18 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 18 ही प्राप्त होगा। 299 के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 299 ही हमें प्राप्त होगा। यानी ये संख्या जो होती है मल्टीप्लाइड होने के बाद से यह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया है? तो ये बात ध्यान रहे कि एक जो है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सम विषम के अंतर्गत यह एक विषम संख्या है। सम विषम के अंतर्गत ये क्या है? विषम संख्या है। क्लियर हुई इतनी बातें? हमारा जो नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट हमारा है वो 2 के बारे में है। दो क्या है? तो 2 जो है हमारा
यह अभाज्य संख्या है। दो हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ यह हमारी सम संख्या है। साथ ही साथ क्या हमारी है, एक सम संख्या भी है। ध्यान रहे, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एक बार पूछा गया है कि दो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे छोटी जो है वह 2 है, जो कि अभाज्य है और सम संख्या भी होती है। तो 2 अभाज्य संख्याओं की गिनती 2 से, क्योंकि इसके अगर अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए तो यह 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से संख्या नहीं कट रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या भी रहती है। और 2 ये सम संख्या इसलिए है क्योंकि यह 2 का मल्टीपल है, क्योंकि इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यह सम संख्याओं की डिफिनेशन भी होती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। समझ गए? तो 2 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एकमात्र संख्या जो अभाज्य व सम संख्या है। अभाज्य व सम संख्या है। 2 की बात है कि 2 जो है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य व सम संख्या है, यानी दोनों है। यह अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है, और 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। याद रहे ये बात कि 2 को छोड़ करके कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 ही एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी होती है। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बातें थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन फैक्टों को आप याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। 1 लाइनर जब क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो आप उसको आसानी से कर ले जाते हैं, उसमें कहीं फंसने के चांसेस नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी सारी मैंने बातें बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस तरीके से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब जैसे शून्य के बारे में जानकारी, शून्य है क्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, 1 के बारे में जानकारी, 2 के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें आप कहीं किताबों में भी देखते हैं तो किताबों में आपको ज़्यादा जल्दी मिलता नहीं है। कहीं भी आप सर्च करते हैं तो आपको भी वहाँ पर जल्दी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ मैं इस सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि आपको आसानी समझ में भी आए और इसको अच्छे से देख लें। क्लियर है आपको? आइए हम लोग आगे देख लेते हैं फिर। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, और लिखने के बाद से आप उसका आंसर जानने से पहले वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद से देखिएगा कि क्या आप उसका जवाब देने के लिए मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप उसके योग्य हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। मेरे जितने सारे वीडियोज हैं पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर ले जा रहे हैं। अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, खुद से सॉल्व करने का उसको जरूर प्रयास करिएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करके पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद से फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा ताकि समय लॉस ना हो आपका। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 प्रश्न लिखे गए हैं। इन 7 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, और कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करने के बाद से और इन प्रश्नों का जवाब आप खुद दे पाएं। अगर खुद दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हैं तो मैं साथ ही साथ आपको आंसर भी बताऊंगा ही। तो पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रश्न नंबर 2, शून्य एक सम संख्या है। क्या ये बात सही है कि शून्य एक सम संख्या है? प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी एक संख्या जो सम तथा अभाज्य दोनों हो। पूछा जा रहा है कि एक ऐसी सम संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं? ये मतलब ये बात सही है कि गलत है? प्रश्न नंबर 5, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर और परिमेय मतलब रेशनल नंबर। तो क्या सभी रियल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं? ये बात पूछना चाह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, क्या ये बात सही है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 7, कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने प्रश्न को पढ़ दिया है और कोशिश करिए कि इसका जवाब आप खुद दे पाए, बेहतर है। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या काउंटिंग अगर करते हैं तो हम 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3, इससे आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर है और इसी में जब हम 0 लगा देते हैं और 0 से शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं ये होल नंबर है। वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखिए, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 से शुरुआत करते हैं और इसे कहते हैं कि नेचुरल नंबर है। और हम जब 0 लगाते हैं तो हम कहते हैं ये होल नंबर है। 0 हटा दिया तो नेचुरल नंबर है और लगा दिया तो होल नंबर है। तो जब यहाँ शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसी में ही लिखी गई है वो संख्या। जब पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्या वो 1 है? नहीं। क्या वो 2 है? क्या वो 3 है? क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह क्या है? 2 है। 2 हमारी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 0 एक सम संख्या है, क्या ये बात सही है? 0 एक सम संख्या है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 0 ही जो है हमारी, 0 जो है वह एक सम संख्या है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि ऐसी एक संख्या जो सम तथा अभाज्य दोनों हो। तो ऐसी एक संख्या बताना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है और साथ ही साथ क्या है? एक सम संख्या है। तो हमारे उत्तर के रूप में क्या हो जाएगा? 2, कि 2 जो है हमारा एक सम संख्या और अभाज्य संख्या भी है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं? नहीं, ये बात क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब 2 की बात किया जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं में तो 2 भी आता है ना, सम संख्याओं में तो 2 भी आ रहा है। तो सभी सम संख्याएं, सभी की बात करें कि सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 हमारा जो है ये अभाज्य संख्या है, 2 हमारा अभाज्य संख्या और साथ ही साथ यह सम संख्या है, इसलिए यह बात गलत है। अगर यहीं पे लिखा होता कि 2 को छोड़ करके सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है तो हम कहते हैं हाँ होती है, लेकिन 2 को छोड़ करके बात अगर होती तब। अगला प्रश्न पे आइए कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती हैं? तो सभी वास्तविक संख्याएं, यानी जब हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाए थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे जब पार्ट कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया कि रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं, और फिर काल्पनिक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दिया गया होता, ये पूछता है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो हम कहते हैं हाँ यह होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। परंतु सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 रूपों में होती हैं, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है, यानी रेशनल और इरेशनल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो सभी अभाज्य संख्याएं जो हमारी हैं वो क्या विषम संख्याएं होती हैं? तो हमारी जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वह विषम संख्या तो होती ही हैं। क्लियर है इतनी बात है कि सभी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम संख्या होती है। कोई भी नंबर आप देख लीजिए जो अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अगला हमारा टॉपिक है, प्रश्न है, कह रहा है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, ये बात गलत है, ये एकदम पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। विषम संख्याओं के अंतर्गत 9 भी आता है और 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यह हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। और इसी के बाद अगर हम बात करें कि विषम संख्याओं के अंतर्गत 15 आता है, 21 आता है, उसके बाद से 25 भी आता है, ये सभी की सभी हमारी क्या है कि विषम संख्याएं हैं, परंतु यह सभी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो इन सभी तथ्यों को, इन सभी प्रश्नों को करने के बाद से हमें लगता है कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को एक जगह ला करके सभी को सबको समझाने का मैंने बहुत ही प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं मुझे बल्कि यकीन भी है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और
इसके बाद आज भी नया रन दे रहे हैं, और इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा जो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड होगा और थोड़ा सा हट करके भी होगा, नया टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना आज के लिए बस इतना ही रन दे रहे हैं, फिर हम लोगों की मुलाकात होती है अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।